नीति शास्त्र के कुछ सिद्धांत, हेडिंग इस डाल देंगे। नीति शास्त्र के कुछ सिद्धांत। तो नीति शास्त्र के कुछ सिद्धांत में एक होता है, पहला इसमें हम पढ़ते हैं, नैतिक नैतिक पैतृत्ववाद। एक है नैतिक पैतृत्ववाद और दूसरा है पैतृक यानी पहला है एथिकल या मोरल, दोनों बोल सकते हैं जो कंसेप्ट में आते हैं, पैटर्नलिज्म। और दूसरा है पैटर्नल डेस्पोटिज्म। दूसरा है पैटर्नल डेस्पोटिज्म। दूसरा है पैटर्नल डेस्पोटिज्म। अभी कंसेप्ट तो आया है हमारे ग्रंथों से, मगर इसकी चर्चा कौटिल्य अर्थात चाणक्य ने भी की है। इसकी चर्चा, इसके ऊपर आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अब होता यह है कि लोगों ने पढ़ते नहीं। इस देश में ये जो आपको पढ़ा रहा हूं ना, लोग पढ़ते नहीं, क्योंकि पढ़ते क्या है, क्या पढ़ाते हैं टीचर्स, जो सिलेबस में लिखा हुआ है, जो क्वेश्चन आता है वो नहीं। सिलेबस हो भी जाए लेकिन क्वेश्चन सॉल्व ना होता है, मतलब पढ़ने का फायदा क्या है, कोई बेनिफिट है? और ऐसे सिर्फ मैं जीएस फोर्थ पेपर, ये बात रोज मैं क्यों एक बार आपसे कहता ही हूँ, उसके पीछे कारण जानते हो? एकमात्र कारण है, आपके क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, और जब टीचर हमारे यहाँ पढ़ाने आते हैं उनको ये बात आप याद दिलाते रहिए। अगर आपको लगे किसी तरह से कि सर उस तरह से पढ़ाइए जिस तरह से, कृपया करके, मतलब टीचर को बुरा नहीं लगना चाहिए। अगर बुरा भी पढ़ाता है तब भी कभी ऐसा होता है कोई टीचर बुरा पढ़ाता है, तो हुटिंग करने का अधिकार नहीं है। हम लोग चूंकि बिहार में रहते हैं, तो बिहार में मैं जानता हूँ, हम लोग भी रहे, मतलब मैं भी बिहार का ही हूँ, तो यहाँ जो टीचर पसंद हुटिंग भी कर देते थे कॉलेज वगैरह में। तो मैं मानता हूँ ये गलत है। टीचर अच्छा है बुरा है उससे मतलब नहीं है, हमको सम्मान तो करना ही चाहिए, और किसी का भी टीचर है, नहीं है। लेकिन जब हम यहाँ क्लास में पढ़ेंगे तो क्लास में क्या पढ़ेंगे, जिससे हमारा हर हाल में सिलेक्शन हो, हाँ या ना? या ज्ञान के लिए पढ़ना है, नॉलेज के लिए, कि आने वाले जनरेशन को सुनाएंगे तुम क्या पढ़ते हो, पढ़ाई तो हमने की थी, हाँ, नाती पोतों को सुनाएंगे, हाँ, सेलेक्ट होंगे। अब इस पे जैसे अभी क्वेश्चन दिखा है ना आपको, अब ये है क्या समझते हैं पहले, फिर मैं लिखा भी दूंगा थोड़ा सा। ये पहले लिख ही लो, दोनों में दो दो लाइन लिख लेते हैं। लेकिन नैतिक पैतृत्ववाद, नैतिक पैतृत्ववाद नीति शास्त्र की, नैतिक पैतृत्ववाद नीति शास्त्र की वह व्यवस्था है
नैतिक पैतृत्ववाद नीति शास्त्र की वह व्यवस्था है जिसमें सरकार एवं प्रशासन सरकार एवं प्रशासन लोकहित में सरकार एवं प्रशासन लोकहित में कुछ ऐसे निर्णय लेता है कुछ ऐसे निर्णय लेता है जो भले ही कुछ ऐसे निर्णय लेता है जो भले ही जनता को पसंद न हो, लेकिन वह जनता के लिए फायदेमंद हो। जो भले ही जनता को पसंद ना हो, लेकिन जो जनता के लिए लाभदायक हो या फायदेमंद हो। जैसे कि हाँ हाँ, लेकिन एग्जाम्पल भी दिखा, एग्जाम्पल लिखे। सीट बेल्ट पहनने का नियम, सीट बेल्ट पहनने का नियम, हेलमेट पहनने का नियम, शराब पर पूर्ण प्रतिबंध। अन अकेडमी अब सिर्फ ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन भी अवेलेबल है। बिहार के पटना के बोरिंग रोड इलाके में भी हमारा ब्रांच अवेलेबल है, जहां पर बीपीएससी के हिंदी और इंग्लिश माध्यम के बैचेस ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। तो अन अकेडमी में मिलता है आप सभी को बेस्ट फैकल्टी के साथ पढ़ने का मौका। इसके साथ अन्य सुविधाएं जैसे वीकली करंट अफेयर्स की क्लासेस विद मंथली मैगजीन, वीकली टेस्ट सीरीज जो कि बीपीएससी के पैटर्न पर ही आधारित होते हैं। इसके अलावा अपनी फैकल्टीज के साथ 1-to-1 इंटरेक्शन करने का मौका और किसी भी डाउट को सॉल्व करने के लिए 1-to-1 मेंटरिंग सेशन। तो देर मत करें, ज्वाइन करें अन अकेडमी, इंडियाज बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म को, और अपने सपने को साकार करें। शराब पर पूर्ण प्रतिबंध, टैक्स पे करने का नियम, टैक्स अदायगी का नियम। पे को होता है अदायगी, टैक्स अदायगी या टैक्स पे करने का नियम इत्यादि। किसी को पसंद है हेलमेट पहनना? फंसा फंसा लगता है चेहरा, पसंद किसी को नहीं। देखो, पसंद की आदत पड़ जाए अलग बात है। टैक्स अदायगी, पे कर दो। टैक्स पे करने का नियम मतलब हम में से किसी को सीट बेल्ट लगाना पसंद नहीं है, क्योंकि वो फंसा फंसा महसूस होता है। लेकिन पहनना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपकी सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है। जैसे छोटे बच्चे को नहीं पता होता ना कुछ, छोटे बच्चे को मालूम होता है क्या उसके लिए अच्छा क्या है बुरा क्या है? उसको वो लोग अच्छे लगते हैं जो उसको वो चीजें ला के दे जो उसे खाने में पसंद है, जैसे चॉकलेट है, मिठाई है, आइसक्रीम है, कोल्ड ड्रिंक्स है, फास्ट फूड है, जंक फूड है। लेकिन माता पिता को तो मालूम है ना कि बच्चों को नुकसान करता है, तो क्या करते हैं? वो ऐसे निर्णय लेते हैं कि भाई घर में अब फास्ट फूड आएगा ही नहीं, और आएगा भी तो महीने में एक दिन। कुछ ऐसे नियम बनाते हैं, तो बच्चों को पसंद होता है क्या? नहीं होता। तो हम इसे क्या कहेंगे? यही है नैतिक पैतृत्ववाद। इसी को कहते हैं मोरल पैटर्नलिज्म, इसी कहते हैं नैतिक पैतृत्ववाद, है ना? अब पैतृक तानाशाहवाद, इसमें क्या है? तानाशाह कहां से आ गया भाई? तो लिखिए, दोनों जुड़ा है एक दूसरे से। जब हम सार्वजनिक जीवन में
जब हम सार्वजनिक जीवन में नियमों का पालन नहीं करते हैं, जब हम सार्वजनिक जीवन में नियमों का पालन नहीं करते हैं, जिसके फलस्वरूप जिसके फलस्वरूप सजा का प्रावधान होता है, जिसके फलस्वरूप सजा का प्रावधान होता है या सजा दी जाती है, जिसके फलस्वरूप सजा का प्रावधान होता है या सजा दी जाती है, तो इसे हम तो इसे हम तो इसे हम पैतृक तानाशाहवाद कहते हैं। पैतृक तानाशाहवाद कहते हैं। इसे हम पैतृक तानाशाहवाद कहते हैं। दो कंसेप्ट समझ में आ गया आपको, है ना? यानी सीट बेल्ट पहनने का जो नियम है वो नैतिक पैतृत्ववाद है, लेकिन उस नियम का पालन नहीं करेंगे तो जो पनिशमेंट मिलेगा, जो सजा मिलेगी, उस किसका उदाहरण है? पैतृक तानाशाहवाद। ठीक है, ये दोनों के दोनों नीति शास्त्र का नियम है, हाँ या ना? करना ही पड़ता है। अगर मान लीजिए मुझे लगे कि सारे स्टूडेंट्स रोज लेट ही आते हैं और उनका टाइम पे आना जरूरी है, नहीं तो इस क्लास का उद्देश्य पूरा नहीं होगा, तो क्या करूंगा मैं? मान लीजिए मैंने कहा कोई सजा का प्रावधान कर दिया। पहले तो कहा कि इससे कोई पहले नहीं आएगा तो अलाउ नहीं करेंगे, टाइम से आना पड़ेगा, टाइम से आना ही पड़ेगा। ये हो गया आपका नैतिक पैतृत्ववाद। लेकिन जैसे ही मैंने कहा कि लगा कि नहीं इसके बाद भी लोग टाइम से नहीं आते, तो मैंने कहा इसमें कुछ ना कुछ फाइन देना होगा। ये हो गया पैतृक तानाशाहवाद, है ना? तो यहाँ देखिए, ये तीसरा वाला किसका उदाहरण है ये? नैतिक पैतृत्ववाद है, मोरल पैटर्नलिज्म, एथिकल पैटर्नलिज्म है, हाँ या ना? उसी का उदाहरण है। एक राष्ट्रीय सरकार सुरक्षा सुरक्षा चिंताओं और आपातकालीन बचाव कार्यों की उच्च लागत का हवाला देते हुए स्काई डाइविंग और रॉक क्लाइंबिंग जैसे चरम खेलों पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लेती है। इस निर्णय से जुड़े नैतिक द्वंद्वों पर चर्चा कीजिए। सरकार सार्वजनिक सुरक्षा और व्यक्तिगत जोखिम लेने के अधिकार के बीच संतुलन कैसे बना सकती है? ये भी उसी का उदाहरण है। जो चीज आपको पसंद है उसमें बैन लगा दिया। किसी को मान लो राफ्टिंग पसंद है गंगा नदी में, हमने कहा नहीं भाई नहीं होगा, क्योंकि इसमें लोग डूब जाते हैं। तो लोगों को चिंता नहीं अपनी, लेकिन सरकार को चिंता करनी पड़ेगी ना। भाई बच्चों को चिंता नहीं है अपनी, लेकिन माता पिता को चिंता होती है ना कि बच्चे रात में अकेले कहीं जाएंगे, कोई किडनैप कर लेगा, कोई नुकसान पहुंचा देगा, तो बच्चों को हम क्या करें? अपने साथ रखें हमेशा, भले बच्चों को पसंद हो ना हो। तो क्या कहते हैं इसको? नैतिक पैतृत्ववाद। तो ये हमने फिलहाल चार पढ़ा है। एक और देखते हैं। राज्य सरकार ने बाल मोटापे से निपटने और स्वस्थ भोजन की आदतें बढ़ावा देने के लिए स्कूल कैंटीनों में कुछ फास्ट फूड वस्तुओं की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस नीति के नैतिक और व्यवहारिक प्रभावों पर चर्चा कीजिए। सरकार को सार्वजनिक स्वास्थ्य लक्ष्यों और छात्रों की पसंद की स्वतंत्रता के बीच कैसे संतुलन बनाना चाहिए? ये भी वही है, हाँ या ना? नैतिक पैतृत्ववाद है। प्रतिस्पर्धात्मक बिक्री के वातावरण में कर्मचारी अक्सर अपने लक्ष्यों को पूरा करने को प्राथमिकता देने लगते हैं, जिससे वे ईमानदारी जैसे नैतिक पहलुओं की अनदेखी करने लगते हैं और धीरे धीरे नैतिक चिंताओं से दूर हो जाते हैं। अब ये समझ में नहीं आएगा फिर से आपको, ये किस पे है? पढ़ के देखो, प्रयास करो। जितने भी सिद्धांत अभी तक पढ़े हैं, क्या उसमें से किसी पे आधारित है ये?
नहीं है ना? अब ये समझ में नहीं आएगा आपको। मतलब ये है कि हम कंसेप्ट पढ़ने का मत ये है कि जब क्वेश्चन पढ़ोगे ना, जब तक आपको ये समझ में ही नहीं आएगा कि प्रश्न का आधार क्या है, तो आंसर दोगे कैसे? आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? मैंने कहा था कि होना ये चाहिए कि जब भी किसी प्रश्न को देखो, इस पेपर में भी और बाकी पेपर में भी, प्रश्न को देखने के साथ ही पढ़ते समय ही आपको आइडिया हो जाए इस प्रश्न का बेस ये आधार ये है। क्योंकि अगर मालूम नहीं चलेगा तो ऐसा नहीं कि इसका उत्तर आप दे नहीं सकते हैं, इसका उत्तर अभी आप लिख सकते हैं, मगर जब आपको मालूम चल जाएगा इसका आधार क्या है तो उत्तर आप कैसे लिखेंगे? जैसे कि एक डॉक्टर को मालूम चल जाए कि इसको बुखार तो है, हम सब हम भी हम हमें से कोई डॉक्टर है क्या? नहीं है। हमको मालूम चल जाए किसी को बुखार है, हम उसको पैरासीटामोल दे देंगे, बुखार ठीक हो जाएगा कुछ समय के लिए। लेकिन जिस डॉक्टर को कारण मालूम है, वो सही इलाज करेगा ना? हाँ या ना? तो इस प्रश्न का उत्तर हम सब दे सकते हैं, हमारे घर में जो लोग हैं वो भी दे सकते हैं, किसी भी फील्ड के हैं, जो पढ़े लिखे हैं थोड़े से हैं, नहीं भी पढ़े लिखे हैं, समझदार अगर है तो आंसर दे सकते हैं, लेकिन वो उत्तर व्यवस्थित नहीं होगा। है ना? तो इस पे कुछ सिद्धांत है, इसकी बात हम अभी नहीं कर रहे हैं, अभी क्योंकि दो कंसेप्ट पढ़ा दिया ना आपको। अब हम दो कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं, जो आपको केस स्टडी में हेल्प करने वाला है ना? दो कॉन्टेक्स्ट लेते हैं, एक रामायण से एक महाभारत से, फिर उसको जोड़ेंगे, इस पे क्या प्रश्न पूछे गए हैं, है ना? इस पर क्या प्रश्न पूछे गए हैं ये हमको समझना पड़ेगा। अब मन में आता है कि सर हमको रामायण पता ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, जानने की जरूरत है, रामायण को कहानी मानो ना आप। समस्या हमारे साथ ये है कि हम रामायण को जब मान लेते हैं धर्म ग्रंथ खाली, तो हम रामायण को सिर्फ मानते हैं कि रामायण हमारे घर में रखा है तो भगवान की कृपा है। अरे रामायण रखा होने से कृपा नहीं होती है, रामायण में जो बातें लिखी हैं अगर हम उसका पालन करते हैं तो कृपा होगी। लोग क्या करते हैं, ये भी एथिक्स का ही कंसेप्ट है, अभी जो बोल रहा हूं मैं इसको भी एथिक्स का ही कंसेप्ट कहते हैं। पाप धोने के लिए गंगा जी नहा लिया, पुण्य के लिए कुंभ स्नान कर लिया, ये भी नैतिकता इसकी भी व्याख्या करती है, तो इसकी अब बात नहीं कर रहा हूँ, वो भी कंसेप्ट है, उसी पर आधारित था एक क्वेश्चन। है ना? नहीं होता, लोग सोचते हैं जीवन भर पाप करो, काशी में जाके अगर मृत्यु हो गई तो क्या होगा, वाराणसी में तो मोक्ष मिल जाएगा। और इस चक्कर में क्या है, सारे बूढ़े लोगों ने काशी को भर दिया है, काशी में इतने बूढ़े लोग मिलेंगे आपको, देश भर के बूढ़े लोग जिनके पास पैसा है, वो प्लान करते हैं काशी में मरने का, कि जीवन के अंतिम समय में काशी में ही रहते हैं, इसलिए काशी में आपको बूढ़े लोग बहुत मिलेंगे, बनारस में। क्योंकि दिमाग में क्या है, काशी में मर जाने से मोक्ष मिलता है, उनको पता ही नहीं बनारस है क्या चीज। जो बनारस, वो बनारस है, स्थूल बनारस है, बनारस आपके शरीर के अंदर भी है, वहां तक आपकी प्रगति होगी आध्यात्मिक रूप से तब मोक्ष मिलेगा। अब उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसमें मेहनत करनी पड़ेगी, उसमें उस मोक्ष के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करे कौन? बनारस में जाओ, कचौड़ी खाओ, समोसे खाओ, गंगा जी में नहाओ, आरती देखो, नाचो गाओ, रील्स बनाओ और मर जाओ। तो ये व्यवस्था कर दी है लोगों ने, बुरी नहीं है, मैं व्यवस्था का बुराई नहीं करता, लेकिन उद्देश्य क्या है उस व्यवस्था के पीछे, उसको पकड़ना पड़ेगा ना। हाँ या ना? उस व्यवस्था के पीछे का उद्देश्य भी तो समझना पड़ेगा, तो व्यवस्था में तो लोग जुड़ गए हैं कि पूजा पाठ कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, मगर नमाज का मतलब क्या है? एक बात बताएं आपको, जो नमाज शब्द है ना, वो संस्कृत का शब्द है, मालूम होगा वैसे, आपको नहीं मालूम है समझिए, नमाज संस्कृत का शब्द है, नहीं मालूम? अरे नमाज, हाँ सर्च करना गूगल मिलेगा, नमाज है संस्कृत का शब्द है ना? तो जो नमाज हम लोग करते हैं बेसिकली, हमारे तो हिंदू है मुस्लिम है, सबके धर्म में एक बात कॉमन है, क्या है? उत्थान के लिए काम करिए, उत्थान क्या है, मानव जाति का उत्थान, इसलिए उस वो नैतिकता है, नीति शास्त्र है। तो वापस आते हैं, हम बात करते हैं दो कहानियां, और उस कहानी में यूपीएससी ने क्या सवाल पूछा है ना? जितने भी कहानी रामायण महाभारत में ना, सब केस स्टडीज हैं, और एक एक कहानी पे बहुत सारी स्टोरीज हैं। तो हम शुरू करते हैं, दो चीज पहले पढ़ते हैं फिर हम तो पहली चीज, एक स्टोरी है, रामायण
रामायण में युद्ध। महाभारत में युद्ध। हम दो युद्ध की बात करते हैं, उस युद्ध युद्ध के माध्यम से हम लोग समझेंगे अंतरराष्ट्रीय संबंधों के बारे में, हम समझेंगे लोक प्रशासन के बारे में, हम समझेंगे लोक सेवकों के बारे में, उनका आचरण कैसा होना चाहिए, है ना। और इस पे क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, इन दोनों लड़ाई में अंतर क्या है। रामायण के युद्ध में और महाभारत में जो युद्ध हुआ है, दोनों में अंतर है क्या। हाँ, नहीं, दोनों धर्म की लड़ाई है, धर्म और धर्म की लड़ाई दोनों ही है, वो तो कॉमन बात है। रामायण की का जो युद्ध है वो भी धर्म का युद्ध है, और महाभारत का जो युद्ध है वो भी धर्म युद्ध है ना। दोनों ही युद्ध धर्म का युद्ध है, मगर दोनों में अंतर क्या है। दो अलग राष्ट्रों के बीच। रामायण का जो युद्ध था वो दो अलग राष्ट्रों के बीच में था, एक भारत, एक लंका, जो श्रीलंका है। महाभारत का जो युद्ध था, एक ही राष्ट्र के दो पक्षों के बीच। एक ही राष्ट्र के दो पक्षों के बीच, ये राम महाभारत का युद्ध था। अब हम बात करते हैं इसके अंदर विभीषण की भूमिका, पहला। दूसरा, दूसरा एवं, या सिर्फ की भूमिका। और यहां हम बात करेंगे विदुर की भूमिका। और किसी को विदुर अगर ना पता हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए महाभारत पढ़ने की आवश्यकता नहीं है ना। जो भी जरूरी चीज है वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। लोग चाहते नहीं हैं, ये बड़ा षड्यंत्र का हिस्सा है कि सूर्य के प्रकाश में आप आए, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में आओगे तो आप चमचमाएंगे। तो क्या कहते हैं, पहले अंधेरे में आपको लाते हैं, अंधेरे में लाते हैं, फिर क्या कहते हैं, चिंता नहीं करो मैं हूं ना, और मोमबत्ती जलाते हैं, है ना। पहले समस्या पैदा करो और फिर बताओ कि हाँ। तो सूर्य का प्रकाश क्या है, सत्य, नॉलेज, सही ज्ञान। सही ज्ञान, सही ज्ञान अगर मिल जाएगा ना तो कहीं कंफ्यूजन है ही ना, ना जीवन में ना परीक्षा में, है कि नहीं। तो समझते हैं। अब ये तो दो लड़ाइयों की बात हुई, इसकी हम पहले बात करेंगे, मतलब बात करेंगे उसके पहले एक चीज और समझ लेते हैं। इससे हम इसको हम जोड़ेंगे, क्या छूट गया क्या। हाँ, तो जल्दी लिखा करो, बहुत टाइम लगाते हो। लिखो, जल्दी लिखो। अरे इसका वेट नहीं करो कि सर बोलेंगे लिखो तब लिखेंगे, जैसे जैसे मौका में लिखते जाओ। उससे क्या, कुछ लिख लेंगे, कुछ छूटेगा, फिर तुरंत लिख लेंगे।
अब इस पे कई तरह के केस स्टडीज आए हैं, तो उसको मैं केस स्टडी पूरा तो लिखाऊंगा नहीं आपको, मैं सिंपल समझाऊंगा जिससे कंसेप्ट भी समझ में आ जाए और उन केसेस का आंसर भी आपको समझ में आ जाए, दोनों ही बातें। देखें, एक प्रश्न है, आप एक इंजीनियर हैं यानी अभियंता हैं, एक फ्लाईओवर का निर्माण देख रहे हैं। आपके नीचे दो जूनियर और आपके ऊपर आपका एक वरिष्ठ अभियंता है। और जो फ्लाईओवर बन रहा है, पहले बना लो इसको। हाँ देखिए, थोड़ा स्पीड लिखा करो, मतलब अभी भी स्पीड स्लो है ना। जल्दी लिखो, जितना टाइम बचाओगे ना आपको समझ में आना चाहिए, बस ऐसा नहीं कि घर पे समझ में नहीं आ रहा कि क्या लिखा क्या है, आम है कि इमली है, ऐसा भी नहीं हो। हाँ, लेकिन थोड़ी स्पीड स्लो है आपकी, मैं आपसे इसलिए कहता हूँ कि मैं कई जगह पढ़ाता हूँ, तो मुझे अभी भी एक इंग्लिश मीडियम का बैच, एक हिंदी मीडियम का बैच जैसे यहाँ पर है, यहाँ हालांकि हिंदी मीडियम का सुबह में है, वहाँ हिंदी मीडियम का शाम में था, इंग्लिश मीडियम का सुबह में था। ठीक है, और इससे बड़ा बैच था, लगभग इसी से हिंदी मीडियम का बैच इससे बड़ा था वहां पे, इंग्लिश मीडियम का बैच यहाँ ज्यादा बड़ा है। तो कहने का मतलब है कि थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे हम लोग। अब यहाँ देखो समझो, आप एक इंजीनियर हैं और आपको जिम्मेदारी दी गई है फ्लाईओवर के निर्माण की। अब निर्माण तो करेगा कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार करता है निर्माण, लेकिन ऑफिसर इंचार्ज आप हैं जो पूरा देखेंगे काम कैसे चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कितना खर्चा हुआ, क्या हुआ, समझे। आपके नीचे दो जूनियर इंजीनियर हैं, वो आपसे कह रहे हैं, रोज जाते हैं साइट पर, और साइट से जब वापस आते हैं तो फिर आपको बताते हैं कि सर आज इतना काम हुआ, आज इतना काम हुआ, इतना काम बच गया है, कल ये काम होगा, जो भी उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट है आपको आके बताते हैं। जो भी उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो आपको आके रोज बताते हैं। ये जो सूचना आपको देते हैं, ये सूचना आप इनको देते हो जाके, किसको, आपका जो सीनियर है। अच्छा, ये फ्लाईओवर बन क्यों रहा है? क्योंकि ट्रैफिक की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है उस एरिया में, और जो सरकार इस समय चल रही है, जिसका कि जनवरी में चुनाव है और अभी चल रहा है मान लीजिए सितंबर, तो सरकार ने प्रॉमिस किया था कि मैं चुनाव जीतूंगा, पिछले चुनाव में प्रॉमिस किया था कि चुनाव जीतूंगा तो यह फ्लाईओवर बन जाएगा, ये ब्रिज बन जाएगा, ये पुल बन जाएगा। अब वो हर हाल में चाहते हैं कि इस महीने इसकी ओपनिंग हो जाए, इसका उद्घाटन हो जाए, है ना, जिससे कि हम जनता के बीच में जब जाए तो हम कहें कि हमने अपना वादा पूरा किया। अब सरकार देश चलाती है, लेकिन सरकार और आप भी चलाते हैं, सरकार को बोलेंगे क्या, वो वरिष्ठ हैं बेसिकली, कार्यपालिका का, कार्यपालिका के हिस्से में सरकार का रोल क्या है, सीनियर का रोल है, सीनियर है, आप उसके जूनियर हैं, हाँ या ना। वो इलेक्शन से जाते हैं और आप सिलेक्शन से जाते हैं, आपका सिलेक्शन होता है और वो इलेक्ट कर, जनता उनको इलेक्ट करती है। तो सब काम चल रहा है अच्छे से, 3-4 दिन बचा है, इन्होंने आपसे कहा कि सर 3-4 दिन का काम बचा है,
इन्होंने आपसे कहा आके कि सर 3-4 दिन का काम बचा है, 3-4 दिन के बाद ये काम पूरा हो जाएगा, फिर हम कभी भी इसका उद्घाटन करवा सकते हैं। इनसे बोल के ये बोल देंगे मंत्रियों से, और मंत्री जी अपना आके उद्घाटन करेंगे। अब ये अचानक से एक दिन पहुंच गया साइट पर जहां बन रहा है ना। वहां जब पहुंचता है तो उसने देखा कि अरे इसमें तो बड़ी गड़बड़ी है, ये जो फ्लाईओवर बन रहा है इसमें भारी गड़बड़ी है, और गड़बड़ी ऐसी है कि हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। गड़बड़ी ऐसी ऐसी है कि हम इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। नजरअंदाज करेंगे तो जनता के नजर में नहीं, जनता के नजर की बहुत बात की बात, जनता का नुकसान हो सकता है, एक्सीडेंट होगा आज न कल। आप क्या करते हैं, अपने इसके पास जाते हैं और इससे कहते हैं कि सर ऐसी सी बात है, और ऐसी सी बात है, और यहाँ पर उसमें कुछ बहुत गड़बड़ी है सर, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, तो क्या किया जाए। तो ये कहता है आपसे कि देखो भाई, बहुत प्रेशर है सरकार का, तुम जो कमी बता रहे हो कमी तो है, मगर इतनी बड़ी कमी नहीं है कि हम दोबारा उसको तोड़ के दोबारा बनवाएं, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगेगा, और सरकार ने जो वादे किए हैं जनता से वो वादा पूरा नहीं होगा, और सरकार हमसे नाराज हो जाएगी। तो इसको नजरअंदाज करो और आगे बढ़ो। अब प्रश्न ये आता है कि आपका ये वरिष्ठ अधिकारी है, क्या आपको इसकी बात मानना चाहिए? अगर नहीं मानेंगे तो दिक्कत यह है कि वो आपका सीनियर है ना, अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है आपके ऊपर, हाँ या ना? तो ये एक केस बन गया, ये एक केस बन गया। दूसरा केस समझते हैं, उसको लिखता नहीं हूं मैं, समझाता हूं। कि मान लीजिए कहीं पर कोई आवंटन होना है, किसका? टेंडर का आवंटन होना है। अन अकेडमी अब सिर्फ ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन भी अवेलेबल है। बिहार के पटना के बोरिंग रोड इलाके में भी हमारा ब्रांच अवेलेबल है, जहां पर बीपीएससी के हिंदी और इंग्लिश माध्यम के बैचेस ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। तो अन अकेडमी में मिलता है आप सभी को बेस्ट फैकल्टी के साथ पढ़ने का मौका। इसके साथ अन्य सुविधाएं जैसे वीकली करंट अफेयर्स की क्लासेस विद मंथली मैगजीन, वीकली टेस्ट सीरीज जो कि बीपीएससी के पैटर्न पर ही आधारित होते हैं। इसके अलावा अपनी फैकल्टीज के साथ 1-to-1 इंटरेक्शन करने का मौका, और किसी भी डाउट को सॉल्व करने के लिए 1-to-1 मेंटरिंग सेशन। तो देर मत करें, ज्वाइन करें अन अकेडमी, इंडियाज बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म को, और अपने सपने को साकार करें। टेंडर आवंटित किया जाना है, टेंडर का आवंटन किया जाना है, किया जाना है, और आप हैं ऑफिसर इंचार्ज, यानी आपके अंदर ही सारा प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, एक सरकारी टेंडर इशू होता है ना, अरे हाँ या ना, जोश में पढ़िए। तो आवंटन होता है टेंडर का। तो टेंडर का आवंटन कैसे होता है? एक प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ता है। आप सबकी कंपनी ने अपना बिड प्रस्तुत किया, यानी अपना दावा प्रस्तुत किया, मान के चलिए अपनी बोली लगाई, या अपना जो प्रोफाइल है होता है ना, डॉक्यूमेंटेशन, कि हमारी कंपनी इतनी पुरानी है, जो भी चीजें हैं, हम ऐसे काम करेंगे, हमारी ये योजना है। अब मैं वहां पर हूं ऑफिसर इंचार्ज, यानी मुझे डिसाइड करना है किसको मिलना है, किसकी कंपनी को, इसकी कंपनी के, किसकी कंपनी को। मेरे पास फोन आता है उस राज्य के गृह मंत्री का। किसका? होम मिनिस्टर का। अब गृह मंत्री बहुत बड़ी पोस्ट है, कम से कम इतनी बड़ी पोस्ट तो जरूर है ना कि आप उसकी बात को इग्नोर नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? कर लेंगे तो क्या होगा? कार्रवाई सीधी तो नहीं होगी, मगर टेढ़ी कार्रवाई ज्यादा खतरनाक होती है। सस्पेंड नहीं करेगा सीधा, सस्पेंड कैसे कर सकता है? सस्पेंड नहीं करेगा, वो क्या करेगा, फिर मौके की तलाश में होगा। आपको फिर क्या करेगा, आप कहीं पर भी ऐसी जगह पोस्टेड नहीं होंगे जहां आप काम कर सकें, आपको अलग अलग मंत्रालयों में पोस्ट कर दिया जाएगा। और आईएएस के लिए राजा वाली नौकरी कौन सी होती है? जब आप डीएम बनते हैं, जब आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, आईएएस का सपना वही होता है, डीएम बनना। डीएम बनना, डीएम अलग चीज है, डीएम बनना एक अलग बात, सेक्रेटरी बनना आप किसी अंदर हैं, डीएम अपने आप में एक पावर है जिले के अंदर।
और डीएम के पास, डीएम हीरो जैसा रोल है ना? तो हर कोई चाहता है डीएम बनना, है ना? डीएम एक अलग चीज है, आईएएस बनना, आईएएस तो बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग मंत्रालयों में आईएएस हैं। दिल्ली में जाइए 50 मिल जाएंगे, लगेगा सामान्य आदमी की तरह से जाते हैं ऑफिस नौकरी करने के लिए, और वापस हैं कौन, आईएएस हैं, अलग अलग पदों पर, कपड़ा मंत्रालय में, वाणिज्य मंत्रालय में, इस मंत्रालय में, उस मंत्रालय में। लेकिन डीएम नहीं है। डीएम क्या है, पूरा जिला संभालेगा ना, डीएम का रुतबा होता है ना? जैसे एक राज्य का कोई मुख्यमंत्री हो, मान लीजिए एग्जांपल देता हूं मैं, और उस मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री से हटा के और केंद्र में एक मंत्री बना दिया जाए, तो केंद्र का भले ही मंत्री, मगर मुख्यमंत्री से तुलना थोड़ी है, मुख्यमंत्री पूरे राज्य का राजा है एक तरह से। उसी प्रकार से डीएम, डीएम जो है, हर कोई, जितने भी लोग आईएएस बनते हैं वो डीएम बनना चाहते हैं। अधिकतर लोगों की जो चॉइस आईएएस क्यों होती है, आईपीएस क्यों नहीं होती है? क्योंकि आईएएस का जो रुतबा है ना, बेसिकली एसपी क्या होगा, मान लीजिए कहीं का सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, पुलिस अधीक्षक, पुलिस की जिम्मेदारी उसके पास है, कानून व्यवस्था। लेकिन डीएम, डीएम के अंदर सब आते हैं, सब पे नजर रहती है, हाँ या ना? तो गृह मंत्री का फोन आया मेरे पास, मान लीजिए उन्होंने कहा कि ऐसी सी बात है कि ये जो है, ये इसकी कंपनी को मैं जानता हूं, इसकी कंपनी का शानदार रिकॉर्ड है, और सचमुच में है। इसकी कंपनी ने अभी तक बहुत सारे ऐसे काम किए हैं, बड़े बड़े काम, जिस काम में आज तक शिकायत नहीं आई। मैंने कहा सर ये बात भी सही है, वो आदमी भी अच्छा है। मैंने कहा सर ये बात भी सही, मैं जानता हूं। तो एक काम करना, प्रयास करना कि टेंडर इसको मिल जाए, टेंडर इसको मिल जाए, भले ही कितना भी अच्छा आदमी है, कितना भी अच्छा रिकॉर्ड इसी कंपनी का, क्या बिना बिना प्रक्रियाओं का पालन किए हुए अगर मैं इसको टेंडर दिलवाता हूं, इसकी कंपनी को, तो क्या यह नैतिक होगा, अनैतिक होगा, हाँ या ना? अब मैं तो कलेक्टर हूं, तो मैं तो जरूर, मेरे पास बहुत सारी तरीके हैं कि लोगों को पता भी नहीं चलेगा लेकिन बेईमानी हो जाएगी, हाँ या ना? तो ये भी तरह बेईमानी है ना, क्योंकि भाई इसको आप जानते हैं, लेकिन हो सकता है इनसे अच्छा परफॉर्म ये कर दे, और करे ना करे दूसरी बात है, लेकिन प्रक्रिया तो फॉलो करोगे ना, हाँ या ना? अब दबाव है, इस दबाव की स्थिति में आप क्या करेंगे? इस दबाव की स्थिति में क्या करेंगे, तो एक आता है कि पद से स्थानांतरण। क्या मतलब होता है इसका, पद से स्थानांतरण मतलब, जिस पद पर आप हैं कि मैं इस कमेटी, ये टेंडर जो कमेटी पास करेगी, मैं उसका प्रमुख हूं, तो मैं अपने आप को इस कमेटी से हटा लेता हूं, ये पद से स्थानांतरण है ना? दूसरा, स्थान परिवर्तन, कि मैं इस जिले से ही ट्रांसफर दे लेता हूं, कुछ भी बहाना करके, कि मुझे उसका हिस्सा ना बनना पड़े, मुझे बेईमानी नहीं करना, क्योंकि मैं दबाव नहीं झेल पा रहा हूं, गृह मंत्री को मना नहीं कर पा रहा हूं, या किसी मंत्री को मना नहीं कर पा रहा हूं, या अपने सीनियर अधिकारी को मना नहीं कर पाऊंगा मैं। तीसरा, बीमारी का बहाना बनाकर छुट्टी पे चले जाना। बीमारी का बहाना बनाकर छुट्टी पर चले जाना, है ना? बीमारी का बहाना बनाकर छुट्टी पर चले जाना। इससे होगा क्या फायदा? फायदा ये होगा कि मैं बच जाऊंगा बेईमानी करने से। ये फायदा होगा कि मैं अपने आप को संतुष्ट कर लूंगा कि भाई मैंने, बेईमानी हुई तो हुई, मगर मैंने उसमें रोल प्ले नहीं किया। ये जो केस है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस हर साल, इस साल भी पूछे गए हैं केस स्टडी में, यानी 20 नंबर तो श्योर है इस पे, जो हम डिस्कस कर रहे हैं इसको, ये केस। जब इसका समाधान समझ जाएंगे, है ना, तो 20 नंबर समझिए। और ये कौन सा टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, नीति शास्त्र और मानवीय सहसंबंध, उससे जुड़ा हुआ है ये। एक टॉपिक से जुड़ा है जो आगे पढ़ेंगे, वो है भावनात्मक बुद्धिमत्ता।
इमोशनल इंटेलिजेंस, प्राइमरीली ये जुड़ा हुआ है आपका उस टॉपिक से जिससे आप पढ़ रहे हैं इस समय। तो जैसा मैंने कहा कि हम धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग बढ़ाते हुए चलेंगे ना, तो जब सचमुच केस स्टडी पर आएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हमारा लगभग 70-80% काम हो गया, अब सिर्फ 30% काम बचा है केस स्टडी में। फिर उसको मजा आएगा करने में, है ना। ये समझते, इसलिए मैं कहता हूँ जो लोग रोज नहीं आते ना, उनका कोई भविष्य नहीं है, जानबूझ के कोई भविष्य नहीं है। संतुष्टि हो सकती है, हो सकता है कि घर वालों ने दबाव में जबरदस्ती धक्का मार के भेज दिया हो, वो अलग बात है, लेकिन कोई भविष्य नहीं है। जो लोग जानबूझकर पटना में रहने के बाद भी, जानबूझ के बोल रहा हूँ मैं, किन्हीं कारणों से नहीं, कोई बीमार हो गया मान लीजिए अलग बात है, जानबूझ के जो क्लास में नहीं आता है, कोई फ्यूचर नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है ना। किसी भगवान से प्रार्थना कर लीजिए, भगवान सबका है ना, और भगवान सबसे पहले किसका है? जो सुबह सुबह उठ कर झाड़ू मारता है, भगवान की नजर सीधी उस पे है। जो बेफिक्र होके सड़क पे फुटपाथ पे सोता है, भगवान की नजर उस पे है। भगवान का सबसे प्रिय व्यक्ति है वो। हम क्या सोचते हैं, हम जाके महावीर मंदिर में लड्डू चढ़ा देंगे तो भगवान खुश हो जाएंगे? बेवकूफ है भगवान। जो दुनिया को चलाता है वो मूर्ख है क्या? उसके पास दिमाग नहीं है? तो लोग अपने आप को मूर्ख बनाते हैं, इसको भी नीति शास्त्र में कहते हैं, पढ़ाऊंगा आपको मैं, रैशनलाइजेशन। आगे पढ़ोगे तो समझ में आएगा। मैंने कहा ना, एथिक्स आपके धागे खोल देगा दिमाग के, नशे खोल देगा। इतनी क्लैरिटी आ जाएगी ना कि गलती करोगे ही नहीं, तुरंत समझ जाओगे ये गलती है ये सही है, बिना किसी दुविधा के। मैं तो बहुत धार्मिक हूँ, फिर भी मैं जो बातें कहता हूँ, बिना डर के बिना भय के। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि भगवान भी यही चाहते हैं, कंफ्यूजन नहीं है, दुविधा नहीं है। तो इसलिए बोलता हूँ रोज आने के लिए, क्योंकि जब मैं पढ़ाता हूँ तो मेरे दिमाग में आता है कि जो बात मैं आपको बता रहा हूँ ना, इस देश में जितनी एथिक्स की क्लासेस है, कभी कभी तुलना करना चाहिए, किया करो कभी कभी, अभी अपने आप समझ में आ जाएगा आपको। बहुत सारे फ्री में वीडियो लेक्चर पड़े हुए हैं बहुत लोगों के, जिनके बड़े बड़े प्रसिद्ध लोग हैं। तो प्रसिद्ध तो कोई भी हो सकता है, प्रसिद्ध तो कई बार एक चाय बनाने वाला भी हो जाता है। प्रसिद्ध तो राखी सावंत भी है। तो क्या राखी सावंत को हम सावित्री का दर्जा दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते। पसंद तो फेमस तो कैटरीना कैफ भी है। वो किस काम की है वो? नाचना गाने के अलावा हम उसका सम्मान करते हैं, उसके नाचने गाने की कला का हम सम्मान करते हैं, मगर क्या उसका समाज में बहुत उपयोग है? नहीं है। हम उसकी कला का सम्मान करते हैं, लेकिन समाज में बहुत काम का नहीं है वो, है ना। क्योंकि जिस तरह की एक्टिंग वो लोग करते हैं, उसी ने, बॉलीवुड ने ही इस देश को बर्बाद किया है। 90% फिल्मों ने, 10% अच्छी फिल्में हैं नो डाउट, लेकिन 90% जो फिल्में हैं और उनका व्यवहार, फिल्मों से अधिक व्यवहार है उनका व्यवहार, सार्वजनिक जीवन में उनका जो व्यवहार है, ये समाज में, क्योंकि जब समाज में आप किसी को हीरो मानोगे और वो जब ऐसे काम करेगा आप उसको फॉलो करोगे ना। अब आमिर खान 55-60 साल की उम्र में चौथी शादी कर रहा है, ये पांचवी चौथी हमको पता है, 20-25 शादियां कर चुका होगा। इससे समाज में क्या मैसेज जाता है? करना चाहिए। हम जिस, देखो जैसा मेरा रोल मॉडल होगा मैं ही वैसा बनूंगा। और यहां तक कहा गया है कि अगर एक थेरेपी होती है, इमेज थेरेपी, कहा गया इमेज थेरेपी, मतलब समझा, थोड़ा समझाता हूँ 2 मिनट के अंदर। और मिरर थेरेपी कहा, क्या कहा जाता है? एक एक उस व्यक्ति का चित्र लगा लीजिए घर में जो बहुत आदर्श हो, चाहे वो भगवान हो सकते हैं, महापुरुष हो सकते हैं, और उनको बस निहारिए खाली, उनके मस्तक को, उनके गालों को, है ना, चेहरे को निहारिए, उनकी आंखों में देखिए। 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम, जब भी मौका मिले करिए। ठीक है, और सबसे ऊपर भगवान ही हो सकते हैं। 1 महीने अगर आपने लगातार ऐसा कर लिया, 40 दिन लगातार कर लिया, आपके चेहरे के भाव भंगिमा, एक्सप्रेशंस बदल जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? शानदार। प्रैक्टिकल है, करके देखो, हो जाता है। ये कोई सुना कहानी नहीं है, या तो मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच बोल रहा हूँ, हाँ या ना? करके देखो, मालूम चल जाएगा। होता ही है। जैसे ये कैमरा है, उसी तरह से जो बात मैं कह रहा हूँ बिल्कुल शब्द सह सच है।
पहले ये लोग करते थे, आज हम भूल गए। आजकल हमें उल्टा पुल्टा चीज सिखाते हैं, जिम जाओ, बॉडी बनाओ, अकड़ के चलो, है ना? होता है कि नहीं होता है? अरे भाई, यहाँ पे जो इसको अच्छा करने के लिए जो काम होना चाहिए उसको कुछ नहीं किया जा रहा है। बाकी सब किया जा रहा है, चेहरा चमकाने के लिए, बॉडी बनाने के लिए, सिक्स पैक, एब्स। एब बोलते हैं, एब अगर एक ही आदमी में हो बुराई तो आदमी का नाश हो जाता है। 6 पैक एब बना रहे हैं, बताइए। तो मेरा कहने का मतलब है ये मैसेज था उनके लिए कि जो लोग पटना में रहते हुए भी, क्योंकि मैं बहुत जिम्मेदारी से पढ़ाता हूँ और आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैं सफलता के लिए ही पढ़ाता हूँ, नहीं तो मुझे कोई आवश्यकता नहीं थी इन सब बातों को बोलने की, है ना? जान लगा दीजिए, सफलता बड़ी चीज है। जिन चीजों के लिए तरसते हो ना आज, झक मार के आपके कदमों में चीजें आएंगी। कई बार मन में आता होगा, अरे वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा है, वो अपने बॉयफ्रेंड का, दिमाग से निकाल दो। एक बार सिलेक्शन के करीब पहुंचोगे ना, सुंदर से सुंदर लोग ना आपके चरणों में होंगे, लाइन लगा के। उसको टारगेट करो, प्रैक्टिकल बनो, बुद्धिमान बनो, मूर्ख मत बनो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सन्यासी बन जाओ, करना प्रेम, पहले सिलेक्शन ले लो, है ना? ठीक है। और जो अभी घूम रहे हैं ना इस कैफे बार में, उस कोने में, उस कोने में, इधर जा रहे हैं ना, वो अपने परिवार का भी बर्बाद कर रहे हैं, नाम बर्बाद कर रहे हैं, और खुद का फ्यूचर तो बर्बाद कर ही रहे हैं। वो प्रेम नहीं है, कचरा है, गंदगी है ना? वो प्रेम नहीं कहते, उसको क्या कहते हैं? गंदगी। पढ़ा था ना, क्या कहा था? जॉन स्टुअर्ट मिल ने क्या कहा था? एक मनुष्य की तरह से असंतुष्ट होना एक पशु की तरह संतुष्ट होने से बेहतर है। तो पशुओं वाला काम नहीं करना संतुष्टि के लिए, मनुष्य की तरह ये काम कर रहे हो, इसमें संघर्ष है। हाँ या ना? संघर्ष है कि नहीं है? लेकिन ये आपको वो स्वतंत्रता देगा, ये आपको वो आजादी, ये आपको वो खुशी देगा ना जिसके लिए, और ये वो आपको सफलता देगा कि जो लोग अभी मस्ती कर रहे हैं ना, वो सारे संघर्ष करेंगे जीवन में, आप देखना। क्योंकि इनको भी आगे जाके परिवार चलाना है, थोड़े थोड़े पैसे कमाने के लिए संघर्ष करेंगे और फिर सरकार की बुराई करते फिरेंगे। तो सरकार क्या कहेगी? ठीक है, तुम्हारे लिए फ्री में राशन दे देते हैं, ले लो, है ना? सफलता, हर हाल में सफलता, इसके लिए प्रयास करो, और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं। तो मैं जब इसको पढ़ाता हूँ, मैंने पढ़ा, बात वहां से आई थी, तो मुझे लगता है कि कितनी कनेक्टेड चीजें हैं। अगर इसमें से एक पॉइंट मिसिंग हो जाए तो बहुत सारे केस स्टडीज, हर साल 20 नंबर आता है इसमें, हर साल कई बार तो दो दो क्वेश्चन आते हैं, 40 नंबर हो गया। ये क्लैरिटी होने से, और ये कहाँ से हम समझेंगे? हमने महाभारत की जो कहानी शुरू की है वहां से। इतने कनेक्टेड चीजें हैं, और इसके लिए बहुत अनुशासन चाहिए, नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। हाँ भाई, क्या हुआ? सिर दर्द है? सिर में दर्द हो रहा है? चाय मंगवाए? नहीं। तो ये, अब सुनो ना पहले, ये हो गया यहाँ पर। अब बोला कि 3 काम आपके पास है, इससे क्या होगा? नहीं, अगेंस्ट किया जाएगा, क्योंकि मान लीजिए कोई बीमारी का बहाना बना के ट्रांसफर दे ले, तो ये नैतिक, नैतिक का मतलब है ये तो लीगली कर सकता है ना, इलीगल तो नहीं है, नियम क्या, नियम के हिसाब से है। ट्रांसफर लेना भी नियम के हिसाब से है, ये भी पद से हट जाना, ये भी नियम के हिसाब से है। अब ऐसा करना क्या उचित होगा नीति शास्त्र के हिसाब से? इसलिए अनैतिक होगा क्योंकि जब तक आप मंत्री थे, तो मैं इसको समझाता हूं आपको पीछे, विदुर ने क्या किया समझिए जरा। विदुर को लगा कि पांडव और कौरव तो लड़ाई करेंगे ही करेंगे। और विदुर कौन थे? जितना मैं कह रहा हूं उतना समझिए, आप मत सोचना कि महाभारत की स्टोरी नहीं पता है, मैं जो कह रहा हूं वही समझो। महाभारत में दो, एक ही देश की लड़ाई थी, एक क्लास है, एक दो पक्षों की लड़ाई है, क्लास तो एक ही है, देश एक ही था, और दो पक्ष हैं, एक पांडव है, एक कौरव है, एक धर्म के पक्ष में है, एक अधर्म के पक्ष में है। विदुर थे मंत्री, राज्य के मंत्री थे, हमेशा सही सही सलाह देते थे। सोचिए, सही से सही सलाह देने वाला भी गलत डिसीजन ले सकता है नीति शास्त्र के आधार पर, है ना? इनके जीवन की एक ही गलती है, नीति शास्त्र के आधार पर एक ही गलती की इन्होंने। क्या गलती की? इन्होंने सबको समझाने का प्रयास किया, जब इनको लगा कि कोई मानेगा नहीं, लड़ाई तो होगी होगी, तो कहा कि मुझे नहीं बनना भाई इसका हिस्सा, मैं अपने पद से इस्तीफा देता हूं। आपने अपने पद से इस्तीफा दिया, आप तो पब्लिक सर्वेंट है ना, एक मंत्री क्या है? पब्लिक सर्वेंट है, हाँ या ना? भाई जब तक सब कुछ ठीक था, आपने सारी सुविधाएं ली, सैलरी ली, सब कुछ लिया, वेतन लिया,
जब आपको लगा कि स्थिति नियंत्रण से बाहर है, तो सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए कि कोई मुझे ना दोष दे, आपने क्या किया? पद से इस्तीफा दे दिया। ये नैतिक है ना? अनैतिक है। यानी विदुर की जो भूमिका है, क्या? पद से इस्तीफा देना। ये क्या हो गया? ये अनैतिक है, अनएथिकल है। कौन सा काम हुआ? अनएथिकल काम हो गया ये। वो उसकी पूरी बात नहीं करेंगे, क्योंकि क्यों नहीं करेंगे? फिर केस स्टडी में घुस जाएंगे। अभी मैं क्या कर रहा हूं आपको? क्या हमें केस स्टडी तो नहीं पढ़ रहा है ना? अभी मैं भूमिकाएं बनाते चल रहा हूँ। इनका प्रश्न था क्या करना चाहिए, चार पांच काम है करना चाहिए, तो उसकी बात अभी हम अभी नहीं करेंगे, फिर हम पूरी तरह से केस स्टडी में ही घुस जाएंगे। वो भी नहीं करना है, क्योंकि अभी वो आया नहीं समय। लेकिन इसको हम यही समझ सकते हैं। इसको वहां समझोगे तो फिर से हमें वापस आना पड़ेगा, अरे मैंने वहां पढ़ा, वहां उस टॉपिक के हिसाब से, क्योंकि इस टॉपिक का पार्ट है ये। समझ आ रही बात आपको? हाँ। इसलिए मैंने कहा डेट वाइज नोट्स क्यों कहा, क्योंकि वो कई चीजें ऐसी हैं जो बीच बीच में पढ़ाते रहना पड़ेगा, तभी जाके काम आएगा, नहीं तो काम आएगा ही नहीं। ये समझ आ गया आप लोगों को? यानी विदुर ने क्या किया, अपने आप को सेव कर लिया। उसी तरह से, उसी तरह से आपने भी सेव कर लिया अपने आप को। क्योंकि आप इस्तीफा देके चले जाएंगे तो मंत्री क्या करेगा? आपकी जगह पे तो कोई ना कोई आएगा ही ना। तो ऐसे ऐसे आदमी को रखेगा जो पहले से ही बेईमान है। तो आपके होने पर कुछ तो न्याय होता, वो भी नहीं होगा। अब तो खुलेआम बेईमानी होगी। है ना? जब तक आप थे तब तक कम से कम संभावना थी कि भाई न्याय होगा। आप तो हट गए। अब क्या है? सरेआम अन्याय होगा। तो ये अनैतिक काम है। ठीक है, अब आते हैं इस पे। यहाँ पे केस ये था कि आपको क्या आपको अपने सीनियर की बात मानना चाहिए? अगर आप उसकी बात मानते हैं, इसका मतलब है जो पब्लिक का जो हित है, जनता का हित है, उसके साथ आप समझौता कर रहे हैं। क्योंकि फ्लाईओवर के निर्माण में अगर कोई कमी है, तो आज नहीं तो कल किसका नुकसान होगा? जनता का नुकसान होगा। ठीक है। और जनता का नुकसान तो होगा ही होगा, प्लस आपके पूरे डिपार्टमेंट की बदनामी होगी, सरकार की बदनामी होगी। तो फायदा इसमें किसी का नहीं है। लेकिन ये अड़ गया है अपनी बात पे, अब क्या करोगे? है ना? तो उत्तर क्या होगा? चार पांच ऑप्शंस आते हैं, उसकी हम बात नहीं करेंगे, समझिए यहाँ पे। विभीषण की जो भूमिका है, विभीषण ने क्या किया था? अच्छा, ये अनैतिक तो है मगर मोरल है। विदुर का जो एक्ट है अनएथिकल है, अनएथिकल है, बट क्योंकि मोरल को भी नैतिक कहते हैं। यानी समझ में आ रही बात आपको? मोरालिटी को जब भी आप लाओगे एक्शन में, तो कहीं ना कहीं आपको धोखा मिलेगा, कहीं ना कहीं आपको आपको परेशानी होगी। धर्म के हिसाब से ठीक किया ना उसने। उसने कहा देखो भाई, मैं बेईमानी में नहीं पड़ूंगा, मैंने पूरे प्रयास कर दिए अपने, अब मैं अपने पद से इस्तीफा देता हूं। तो नैतिकता जो हम पढ़ते हैं धर्म के हिसाब से, जो हमें परिवारों में सिखाई जाती है, घर में लोग क्या सिखाते हैं? तो देखो, तुम्हें सबको समझाने की जरूरत नहीं है, तुमको गलत काम नहीं करना है। हमारे पेरेंट्स से समझाते हैं, है ना? अब मान लीजिए आपके बगल में बैठा कोई व्यक्ति गलत काम कर रहा है, और अल्टीमेटली जब वो फंसेगा, कुछ ऐसी गलती होगी, तो पूरे क्लास की बदनामी होगी। हाँ या ना? तो नीति शास्त्र क्या कहता है कि नहीं, आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं, मगर आपकी क्लास के और जो स्टूडेंट हैं, अगर वो गलत काम कर रहे हैं, तो ये भी आपकी जिम्मेदारी है कि उनको समझाइए, या कुछ ऐसे काम करिए जिससे कि वो भी गलती करना बंद करें, क्योंकि अल्टीमेटली पूरे क्लास की बदनामी की बात है। हाँ या ना? विदुर ने वही किया, अपने आप को बचा लिया। तो नैतिक तो है, मोरल तो है, मगर अनएथिकल है। एथिक्स क्या कहता है? सभी हितधारकों के साथ न्याय की स्थापना। न्याय हुआ क्या? नहीं हुआ। अनएथिकल बोलो, अनैतिक, हाँ।
फिर उनको डिसाइड करना चाहिए कि ठीक है, मैं पद से इस्तीफा देता हूं, मगर मैं पांडवों का साथ दूंगा जो धर्म के पक्ष में है। क्या करना चाहिए था उनको? अच्छा प्रश्न है ये, सही टाइम पर प्रश्न पूछा है इसने। इन्होंने कहा पद से इस्तीफा दे दिया, अगर नहीं देते तो अधर्म का पक्ष होता। अगर इस्तीफा नहीं देते तो कहाँ, किसकी तरफ से लड़ना पड़ता? कौरवों की तरफ से, जो अधर्म के पक्ष में थे, जो अन्याय के पक्ष में थे। तो उत्तर क्या है इसका? इस्तीफा दीजिए, मगर लड़ाई लड़िए किसके पक्ष में? पांडव धर्म के पक्ष में, मानवीयता के पक्ष में, मनुष्य के पक्ष में। ये है इसका उत्तर, ये होता। अब देखो इसने क्या किया, ध्यान दीजिएगा। विभीषण ने साथ दिया किसका? राम का। राम हमारे भगवान, हम कहते हैं भगवान कहते हैं राम को, हाँ या ना? अब हमारे भगवान का साथ दिया, उसके बाद भी अच्छा लड़ाई किसकी थी? रावण अधर्म के पक्ष में था, राम धर्म के पक्ष में थे। रावण अन्याय के पक्ष में था और राम न्याय के पक्ष में थे। उसके बाद भी, रामायण के बाद आज तक किसी का नाम विभीषण सुना है आपने? बताओ, कहाँ कोई है? तो अच्छा, तो किसी ने जानबूझ के रख लिया होगा इस तरह से। लेकिन आमतौर पे हम क्या कहते हैं, विभीषण का नाम हमारे लिए प्रिय है क्या? नहीं ना। क्यों? एक पॉलिसी आती है कंट्री फर्स्ट। ये लड़ाई दो देशों की थी ना, ये एक ही देश की लड़ाई थी। यहाँ दो देश की लड़ाई है। आपने अपने देश को धोखा धोखा दिया ना। हमारे देश ने कोई गलत भी निर्णय लिया है, फिर भी हम अपने देश का सपोर्ट करेंगे ना। हाँ, अपने देश के अंदर समझाएंगे। मैं अपने देश के अंदर अपनी सरकार को समझाने का प्रयास करूंगा। लेकिन अगर मेरी सरकार ने देश के लिए कोई गलत फैसला लिया है, तभी मैं उसका समर्थन करूंगा विश्व स्तर पे, हाँ या ना? अरे विश्व स्तर पे क्या हम अपनी सरकार की बुराई करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि देश से ऊपर कोई धर्म नहीं है। इसलिए तो हम कहते हैं, हम ना हिंदू हैं ना मुसलमान हैं, हम क्या है? भारतीय हैं। क्योंकि देश अगर नहीं रहेगा तो कुछ नहीं कर सकते। विभीषण ने क्या किया? ये लड़ाई दो देशों के बीच में थी, हाँ या ना? विभीषण ने किसका साथ दिया? दूसरे देश का। तो कहते हैं जब देश की बात आती है, तो कारण कुछ भी हो, आपको अपने देश का ही साथ देना है। तो इसमें कौन सी भावना है? दो, इसलिए मैंने कहा दो अलग अलग राष्ट्रों के बीच में लड़ाई है। इसलिए विभीषण की भूमिका मोरल तो है, मगर अनएथिकल है। अनएथिकल है। यानी धर्म के हिसाब से अगर हम देखें, तो विभीषण का काम सराहनीय है, हम तारीफ करेंगे, वाह विभीषण ने साथ दिया हमारे भगवान का, है ना? लेकिन नीति शास्त्र के हिसाब से उसका निर्णय गलत था, है ना? इसीलिए विभीषण नाम हमने आज तक नहीं रखा, है ना? अब आते हैं मेघनाद। अब ध्यान देना, मेघनाद के प्रश्नों से उत्तर मिलेगा आपको उस प्रश्न का जो हम अभी पूछ रहे थे पब्लिक लाइफ में। मेघनाद, इसका नाम था इंद्रजीत बेसिकली। क्या नाम था? लेकिन जब ये वान चलाता था ना, तो मेघ का गर्जन होता था, है ना? ऐसी आवाज आती थी, इसलिए इसका नाम पड़ गया मेघनाद। नाद मीन्स आवाज। सब लोग सुनो ध्यान से। तो मेघनाद जो था, इंद्रजीत इसका नाम था। तो इंद्रजीत किसके पास गया? ध्यान दो पहले, उससे आपको इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा। आप नहीं, अगर मिसिंग होंगे तो मिस ही हो जाएंगे। यहां समझने में इसका समाधान क्या है। ये अपने पिता के पास गया। पिता कौन है? अच्छा, इनको मानते पब्लिक सर्वेंट। कौन है ये? दोनों दोनों मंत्री थे ना। मेघनाद भी मंत्री था श्रीलंका में, लंका में, और विभीषण भी था। इस मंत्री ने क्या किया? अपने देश को धोखा दिया, हाँ या ना? हमारा देश गलत है या सही है, मगर हम अपने देश को धोखा देंगे क्या? तो कुछ लोग क्या करते हैं विदेश में जाके, पहले सुन लो, कुछ लोग क्या करते हैं विदेश में जाके अपने देश के बारे में ही बुराई करते हैं। क्या वो सही है या गलत है? अनैतिक है या नैतिक है? अनैतिक है। समझ में आ रहा है? पहले इसको समझ लो, पूछ लेना, याद रखना प्रश्न। अब ये क्या करता है, इसको लगा कि मेरे पिता जो मुझसे कह रहे हैं ना, कि तुम जाके राम से लड़ाई करो और उसका शव लेके आओ, राम और लक्ष्मण। इसने क्या किया, जो इसका फादर जो है रावण, वो उसको सही बात कह रहा है, गलत बात कह रहा है? गलत बात कह रहा है। बात तो गलत कह रहा है, मगर है राष्ट्र की बात। अरे सुन तो लो पहले।
अब ये जाके क्या करता है, राष्ट्र हित में ये अंदर समझाना भी तो है। अगर हमारे मंत्री, हमारी राज्य सरकार या केंद्र सरकार को गलत निर्णय लेगी, तो देश के अंदर तो हम उनको कहेंगे ना। देश के बाहर बुराई नहीं करेंगे, देश के अंदर तो करेंगे, है या ना। अगर देश के अंदर भी नहीं करेंगे, इसका मतलब देश कहां जाएगा, देश का पतन हो जाएगा। चापलूसों से भरी घणानंद और चंद्रगुप्त मौर्य में अंतर क्या था? घणानंद जो था, उसको लगता था कि मैं भगवान हो गया हूं, क्योंकि चारों लोग चापलूस थे। उससे बोलते अरे भगवान है, उसको फील, घनानंद, हम तो बिहार की बात है ना, घनानंद को ये विश्वास हो गया था कि भगवान है वो। हर आदमी आके तारीफ कर रहा है उसकी। उसको लगता, जब कौटिल्य ले गया उसके पास कि भाई देखिए, अलेक्जेंडर, सिकंदर काफी अंदर तक आ गया है, आप कुछ करिए, आपकी बहुत बड़ी सेना है, आप वहां के राजाओं का साथ दीजिए, आप जाइए, आप उसका विरोध कीजिए। लेकिन तू, मुझे होता है ब्राह्मण, शराब पीता था, नशे में रहता था हमेशा वो गुणानंद। एक लात मारी उसकी छाती पे, किसको? कौटिल्य के, कि मुझे ज्ञान देता है, मैं गणानंद, क्योंकि उसको भरोसा था मैं भगवान जैसा हो गया हूं। तो ये भी नहीं करना है, राष्ट्र के अंदर तो विरोध करना है ना, है ना। हाँ, बाहर जाएंगे राष्ट्र के तो हम कहेंगे नहीं, अपने देश के बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे, सब अच्छा अच्छे बात कहेंगे। जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद में अलग अलग पार्टियों के लोग गए थे विदेश, सब पार्टी के लोग थे ना, सबने जाके भारत की तारीफ की या वहां जाके आलोचना की? तारीफ की। फिर वही लोग जब अंदर आए, अपने सरकार की आलोचना कर रहे हैं। समझ आगे बात? ये नैतिकता है, इसी कहते हैं एथिक्स। जैसे असदुद्दीन ओवैसी बाहर गए, बाहर गए तो जितना असदुद्दीन ओवैसी की इमेज यहाँ बना के रखी हुई है ना, बाहर जाके जितना उन्होंने बोला है उतना किसी ने नहीं बोला, उन्होंने और शशि थरूर ने, दो लोगों ने। तो असदुद्दीन ओवैसी जो वहां जाके बोले हैं विदेशों में, देखा है कैसे बोले हैं? सुना भी होगा सोशल मीडिया पे आप लोगों ने, मैं तो पूरा पूरा स्पीच सुना हूं। तो शानदार बोला है। हम देश में लड़ेंगे ना, बाहर थोड़ी लड़ेंगे। बाहर बाहर में हम अपने देश की बात रखेंगे। अब घर आए तो आते के साथ फिर मोदी जी की बुराई शुरू। यही नीति शास्त्र है। बुराई मतलब, अगर उनको लगता है कि बुरा है तो आलोचना करेंगे। ठीक है। इसने यही गलती की। इसको लगा मेरा भाई गलत काम कर रहा है, तो मैं अपने राजा यानी अपने प्रधानमंत्री को छोड़ दूंगा और मैं किसी दूसरे देश के राजा की सहायता करूंगा। राम भले ही धर्म के पक्ष में है, धर्म है, लेकिन है तो दूसरा देश, है या ना। और राष्ट्र प्रथम, राष्ट्र से ऊपर कोई धर्म नहीं। इसने क्या किया, ये पिता के पास गया और क्या कहता है, पिता के पास जाके बोलता है कि देखिए पिताजी, पहली बात, आपने किसी और महिला का हरण किया है, अपहरण किया है, ये अनैतिक काम है। उसके बाद भी आपके पास ये प्रस्ताव है कि आप उस महिला को लौटा दीजिए, युद्ध रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि जिस देश से आप लड़ना चाहते हैं ना, वो सुपर पावर है। हम कितने भी जोश में आ जाएंगे तो क्या अमेरिका पे अटैक कर देंगे? क्योंकि हमको पता है सच्चाई, अमेरिका हमसे बहुत अधिक ताकतवर है सैन्य शक्ति में, हाँ या ना। तो आत्महत्या करना अच्छी बात तो नहीं है ना, बताइए। अभी क्या हम अमेरिका से लड़ सकते हैं? अभी अमेरिका से हम नहीं लड़ सकते फ्रंट पे, क्योंकि उसके पास जो सैन्य ताकतें हैं वो हमारे पास उतना अभी नहीं है ना। तो ये क्या कहता है कि भाई समझदार बनिए, पहली तो गलती आपने कर दी, इसको सुधारिए, उसको वापस कर दीजिए। आपने जो कब्जा कर लिया है उसकी पत्नी पर, उसको वापस कीजिए। दूसरा, तीसरी बात, वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो सुपर पावर है, उससे आप जीत नहीं पाइएगा। अपना काम पूरा कर दिया, अपना काम पूरा कर दिया, देश के अंदर पूरा काम कर दिया, देश के अंदर जो बुराई कर, फिर उसने कहा कि नहीं तुमको जाना ही पड़ेगा लड़ने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, अब मेरा कर्तव्य राष्ट्र के लिए है। राष्ट्र के अंदर जो मेरा कर्तव्य था मैंने कर दिया, अब मैं राष्ट्र के बाहर जाऊंगा और मैं दुश्मनों से लड़ाई करूंगा, भले ही मैं शहीद हो जाऊं। नीति शास्त्र है। इसीलिए मेघनाथ का नाम था इंद्रजीत, इंद्रजीत नाम के हजारों लोग आपको मिल जाएंगे। क्यों? इसकी भूमिका देखो, ये मोरल भी था और एथिकल भी था। मोरल भी था और एथिकल भी था।
देश निकाला तब दिया गया ना कि उसने कहा कि एक तरफा बात की उसने। अगर देश निकाला दे भी दिया जाए, देश निकाला कब दिया गया? जब वो भिड़ गए। भिड़ने के लिए तो भी भिड़ सकता था ना मेघनाथ। पहले उसने समझाया, समझाया, जब उसकी बात नहीं माना तो उसने क्या कहा? ठीक है, कोई बात नहीं, भले ही आप मेरी बात नहीं मानेंगे मगर मैं आपका ही साथ दूंगा। विभीषण ने क्या कहा? विभीषण ने ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी कि अगर देश, उसको देश निकाला देना ही पड़ा, फिर भी देश के खिलाफ लड़ाई करेगा क्या? अगर मान लीजिए मुझे अपने देश से निकाल दिया गया, तो क्या मैं अपने देश के सीक्रेट्स को बाहर जाकर बताऊंगा? दुश्मन को नहीं बताऊंगा ना। दुश्मन भले ही अच्छा हो, क्या मैं अपने देश की, कि देश के राज को दुश्मन देश से जाके बोलूंगा? प्रतिशोध की उसमें आके नहीं करूंगा ना। उससे क्या होगा? अपने देश का नुकसान हो जाएगा। वही किया। अब आते हैं। हाँ, बाहर जाके नहीं बोल सकते आप, देश के अंदर कुछ भी करते रहिए। देश के अंदर आप कुछ भी करिए, देश के बाहर जाके नहीं कर सकते ना। अब यहाँ इस प्रश्न का उत्तर देखिए पहले। इस प्रश्न के उत्तर में अभी क्या करेगा? इसको समझाएगा सारी बातें। क्या समझाएगा? कि देखिए सर, ऐसी सी बात है, इसमें किसी का फायदा नहीं है, गड़बड़ी बहुत बड़ी है और उस गड़बड़ी को ठीक करना पड़ेगा। आगे कोई अनहोनी अनहोनी होती है तो मेरी बदनामी तो होगी ही, आपकी बदनामी भी होगी, सरकार की भी बदनामी होनी, और जनता का कोई लाभ नहीं होने वाला है। और ये जो इंजन दो हैं इनका भी नुकसान होगा। इसमें किसी का फायदा नहीं है। इसलिए मैं आपसे, तो एक समाधान इसका ये है। तो जब हम केस स्टडी पढ़ेंगे इसके 4-5 समाधान है। तो एक अंडरस्टैंडिंग समझ में आ गई क्या है? अब ये पहला ही क्या करे, ये जैसे इसको लगा कि ये जो इंजीनियर है, ध्यान देना, ये इसको कह रहा है गलत काम करने के लिए, वो जाके मीडिया में जाके इसने कह दिया, मीडिया के सामने आके क्या बोल दिया? कि मेरा जो सीनियर इंजीनियर है वह मुझे गलत काम करने के लिए मजबूर कर रहा है, जबकि मैं नहीं चाहता हूं। इससे क्या होगा? किसी का फायदा होगा? किसी का फायदा होगा? ना उसका, ना उसके अधिकारी का, ना उसके डिपार्टमेंट का। बदनामी हो जाएगी। प्लस लोग उस पर भी तो प्रश्न चिन्ह उठाएंगे। वे तुम्हारे अंदर जब कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तुम क्या कर रहे थे? तुम क्या कर रहे थे? तो ये बात समझ आ गई आपको?